नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट उत्तरकाशी का पॉडकास्ट। मैं रमन कठैत। आज हमारे जो खास मेहमान हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कनकपाल परमार। सर नमस्कार। नमस्कार रमन जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया सर। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप राजनीति में क्यों आए? ये उन दिनों की बात है जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन चल रहा था। मैं तब 10-11वीं का छात्र था और हमारे जो डिग्री कॉलेज के बड़े छात्र नेता हुआ करते थे उस दौरान, वो लोग इंटर कॉलेज, गोस्वामी गणेश दत्त, तमाम जो स्कूल, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों को बंद करते थे और हम भी उनके साथ उस आंदोलन में शामिल होते थे और धीरे धीरे हम उस आंदोलनकारी में मैं मुख्य और सक्रिय भूमिका में आ गया। क्या कोई ऐसी घटना जिसने आपको इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया? बिल्कुल, ये बात है 1 अक्टूबर 1994 की, जब हम यहाँ से दिल्ली के रामलीला मैदान से दिल्ली के लिए रवाना हुए और हमारी उत्तरकाशी की मातृ शक्ति ने हमको तिलक चंदन लगाकर और हमें माला पहनाकर यहाँ से दिल्ली के लिए प्रस्थान करने का आशीर्वाद दिया। और जैसे ही हम मुजफ्फरनगर नारसन में पहुंचे तो वहाँ पर पुलिस बल द्वारा हमको रोकने का प्रयास किया गया, नोक-झोंक हुई। बाद में ये नोक-झोंक लड़ाई में बदल गई और पुलिस ने चारों ओर से हमारी गाड़ी को रोककर हमें लाठी डंडों से मारा, और जिसमें कि मैं बुरी तरह से घायल हुआ। मेरे सर में अभी भी आप देख सकते हैं 9 टांके लगे हैं, 9 टांकों के निशान हैं। हम किसी तरह से रात को ट्रक में बैठकर वहां से मेरठ गए और मेरठ से हम दूसरे दिन सुबह 2 अक्टूबर को जो आंदोलन था रामलीला मैदान में, उस आंदोलन में हम शामिल हुए और तब से ही हम राजनीतिक क्षेत्र में हमने प्रवेश किया। उत्तराखंड की राजनीति को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 2000 से लेकर आज 2026 हो गए, 27 में चुनाव होने वाले हैं। उत्तराखंड की राजनीति को, वो चाहे कोई भी विधायक बने हो, अभी तक हमने ये देखा है कि यहाँ पर जो राजनीति है, मुर्दा, मुंडन, ब्याह, शादी इत्यादि कार्यक्रम में जाओ, चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट दिखाओ लोगों को। आपको लोगों के दुख दर्द की कोई मतलब नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ मुख्यालय में एकमात्र अस्पताल है, वो भी एक रेफर सेंटर बन गया है। और मतलब आप जनता को डिस्पोजल की तरह याद करते हो, लेकिन जनता के दुख दर्दों को आप अंतःकरण से नहीं लेते हो। आप केवल एक बाहरी दिखावा और एक नौटंकी जो यहाँ पर चल रही है, इस राजनीति को बदलना होगा। और जो हमारे वास्तव में जो बीमार हैं, गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए किस तरह से उनकी मदद की जाए, किस तरह से रोजगार के संसाधन यहाँ पर पैदा किए जाए, ऐसी अगर राजनीति हो तभी गंगोत्री क्षेत्र का चौमुखी विकास संभव है, ऐसा मेरा मानना है। आज की राजनीति में जैसे हम लोग देखते हैं कि धर्म के बढ़ते प्रभाव को, इस पर आपकी क्या राय है? धर्म धर्म को इन्होंने धंधा बना लिया, और जो धर्म की आड़ में ये खुद को सनातनी कहते हैं। यहाँ पर आज उत्तराखंड की क्या दशा है, पिछले 9 साल के कार्यकाल में आप देख रहे होंगे कि जो हमारे हिमालय पर्वतीय राज्य हैं, इनमें उत्तराखंड बलात्कार के मामले में पहले नंबर पर है। यहाँ पर बहन अंकिता भंडारी की हत्या हुई। मुख्यमंत्री ने अपने आप को बचाने के लिए फर्जी एक पेशकश के ऐसे व्यक्ति की अर्जी पर, जो कि अंकिता भंडारी की मां की अर्जी पर होना चाहिए था सीबीआई जांच की मांग, एक ऐसे व्यक्ति जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, उस पर सीबीआई जांच के आदेश करे हैं। लेकिन वो आदेश मुझे लगता है कि उत्तराखंड में तो कहीं दिख नहीं रहे। वो क्या पता, वो नेपाल में, नेपाल सरकार उनको देख रही होगी। उत्तराखंड में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि सीबीआई ने इसमें कुछ कदम उठाए हों। आपकी राजनीतिक सफर किस प्रकार का रहा है, छात्र संघ से लेकर और 2014 में जब आप प्रमुख बने तब तक? मेरा जो राजनीतिक सफर है उत्तराखंड आंदोलन से शुरू हुआ। मेरा सौभाग्य है कि मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ। मैं बेलवंती चौहान, बहन हंसा धनाई, राजेश रावत जी जो इस राज्य के लिए शहीद हुए, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ। जब 2000 में उत्तराखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई शुरू हुई और 9 नवंबर सन 2000 को राज्य बना, तब तक हम लगातार इस लड़ाई में शामिल रहे। और फिर सन 2000 में मैं एमए राज्य शास्त्र का अंतिम वर्ष का छात्र था, तब मैंने वहाँ पर छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। तो इस दौरान
क्योंकि उत्तराखंड राज्य आंदोलन से लेकर और छात्र संघ तक की जो ये सफर रहा 94 से लेकर और आपके सन 2000 तक 6 साल का ये जो सफर रहा, ये हमारा पूरी तरह से छात्रों को मैं उनका प्रतिनिधित्व किया और छात्र छात्राओं ने, भाइयों बहनों ने मुझे अपना प्यार, सहयोग, समर्थन दिया और मैं भारी बहुत छात्र संघ अध्यक्ष बना। और इसके साथ ही जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना तो मेरे छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह में उस समय के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी आए थे और उन्होंने हमारा छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह का उद्घाटन किया था। उसके बाद आप 2002 में आपने जिला पंचायत चुनाव लड़ा, उस पर क्या प्रक्रिया रही आप? जिला पंचायत का चुनाव मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना 2000 में। 2002-03 में हमने जिला पंचायत का चुनाव, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। जनता का, धनारी की जनता का मुझे अपार सहयोग और समर्थन मिला और हमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। 2014 में आप ब्लॉक प्रमुख बने, उस पर आप क्या कहना चाहें? सन 2014 में मैं ग्राम पंचायत ईड़, बग्याल गांव, पटूरी, कली गांव, इन सब ग्रामवासियों का दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूं और मैं इन सब का आज भी ऋणी हूं कि आपने मुझे क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनाया और क्षेत्र पंचायत सदस्य के बाद हमारा जो राजनीतिक सफर आगे बढ़ा और मैंने प्रमुख का चुनाव लड़ा और मैं वहां पर क्षेत्र पंचायत प्रमुख निर्वाचित हुआ, विकासखंड डुंडा, उत्तरकाशी में। आपके प्रमुख कार्यकाल के कोई ऐसे 3 काम जो आप बताना चाहते हो? मैं अगस्त में हमारी शपथ ग्रहण हुई थी 14 में और 5 महीने बाद ही मैंने क्योंकि जब 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी जनपद टिहरी जनपद से पृथक होकर एक नया जनपद अस्तित्व में आया था, लेकिन आज तक किसी ने भी उत्तरकाशी जनपद स्थापना दिवस का आयोजन नहीं किया। उत्तरकाशी जनपद स्थापना दिवस नहीं मनाया गया। लोग अपने छोटे बच्चों से लेकर हर किसी का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन उत्तरकाशी के प्रति यहाँ के प्रतिनिधियों की प्रतिनिधि हमेशा उपेक्षा करा। उत्तरकाशी को यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि अब तक रहे उन्होंने तवज्जो नहीं दी, तो हमने सबसे पहले उत्तरकाशी स्थापना जनपद दिवस मनाने का फैसला किया रेणुका देवी मंदिर डुंडा में। और वहाँ पर उस समय हमारे मंदिर समिति के अध्यक्ष मेरे ताऊ स्वर्गीय गजेंद्र सिंह ठाकुर जी थे, उनका भाई विशेष अपार सहयोग मिला। उनके सहयोग से, डुंडा गांव और वीरपुर गांव की महिलाओं के सहयोग से, ब्लॉक के तमाम कर्मचारियों के सहयोग से हमने उत्तरकाशी जनपद स्थापना दिवस को एक विकास मेले के रूप में, एक सांस्कृतिक में, एक धार्मिक मेले के रूप में मनाने का फैसला किया। वो मेला आज भी बदस्तर जारी है और वहाँ पर हमारे धनारी, बरसाली, गाजना, भंडारसियों की तमाम देव डोलियाँ भी आती है। तो धार्मिक और पर्यटन मेला और विकास मेले के रूप में, और जो सरकार की विकास की जो योजनाएं होती हैं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए हमने इस मेले का आयोजन किया। और इसके साथ ही उस मेले में हमने लगातार वहाँ पर पूजा पाठ का आयोजन भी किया, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र आपदाओं से बहुत ग्रस्त रहता है। कभी बाढ़ आती है, कभी भूकंप आता है, तो हमने सभी देवी देवताओं के सानिध्य में माँ रेणुका और कचूर देवता के आशीर्वाद से वहाँ पर शांति पाठ और हवन इत्यादि कराए, ताकि हमारे इस जनपद में हरियाली खुशहाली बनी रहे। ये एक काम था। दूसरा, हमने वहाँ पर लगभग 100 से ऊपर जो कन्याएं हैं उनका विवाह भी करवाया था। और मैंने इस मेले में माननीय हरीश राव जी तत्कालीन मुख्यमंत्री लगातार 3 बार आए और आपने वहाँ पर 100 मकान दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत 100 मकान देने की घोषणा की। और मैंने स्वयं क्षेत्र में जाकर, गांव में जाकर लोगों की स्थिति देखी और जिसके पास घर नहीं था उनको हमने बिना किसी लाग लपेटे, बिना किसी एक चाय, अब कोई नहीं बोल सकता कि हमने किसी से एक चाय तक पी। और मैंने जो वास्तव पात्र लोग थे, जो वास्तविक गरीब था, जिसके पास रहने का घर नहीं था, उनको 100 मकान बांटने का काम किया। और मेरे कार्यकाल में अब तक का रिकॉर्ड है पूरे उत्तराखंड में मनरेगा के अंतर्गत सबसे अधिक कार्य मेरे कार्यकाल में है पूरे उत्तराखंड में। आप वर्तमान में आप राजनीति में क्या भूमिका आपकी रहने वाली है? आप आगे क्या चुनाव लड़ने वाले हैं? वर्तमान में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, तो मैं अगर आपको
कुछ पीछे ले जाऊं। जब ये राज्य बना और इस राज्य में जब चुनाव हुआ पहली बार, तो उस समय उत्तरकाशी की राजनीति में जाना पहचाना नाम स्वर्गीय कमलाराम नौटियाल जी, और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरि सिंह राणा, चतर सिंह रावत जी, और ऊपर चंदन सिंह राणा जी रैथल वाले, जो बहुत क्रांतिकारी थे, जिन्होंने कि उत्तरकाशी जनपद के लिए बहुत संघर्ष किया। ये लोग दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने फैसला किया, तत्कालीन जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं उनको टिकट दिया, उनको अपना चेहरा बनाया। कांग्रेस का सिंबल हाथ है, और जिसका वही हमारा भी सिंबल है, हाथ। और हाथ के सिंबल से उस चेहरे की पहचान हुई, 2 बार विधायक बने। आज हम भी कांग्रेस से लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस आला कमान ने हम पर अगर भरोसा किया, तो उस हाथ के चिन्ह को, उस हाथ की पहचान को, उस हाथ के निशान को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, बढ़िया चुनाव लड़ेंगे, और उस हाथ के चेहरे को हम ब्रांड बनाएंगे। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि मैं ब्रांड हूं, तो ब्रांड बनाने का काम कांग्रेस ने किया था। अपने आप में अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब आप 2000 में निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे? निश्चित तौर पर हम 2000 में चुनाव लड़ेंगे, और हमारे वरिष्ठ कांग्रेसियों का, सभी का हमारे पास आशीर्वाद है, और लगातार हम इस विधानसभा की समस्याओं के समाधान के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। मुझे आज भी याद है, जब हमारी सरकार थी, तब माननीय विजय भवन जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बराबर हमने मांग करी, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। और ये जो क्षेत्र है, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये क्षेत्र ओबीसी घोषित हुआ। आज हमारे कई बच्चे डॉक्टर निकल गए, बड़े बड़े अधिकारी पदों पर निकल रहे हैं, वो सब इस ओबीसी का कारण है। तो ये कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि रही। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से 12-13 की जो विनाशकारी बाढ़ आई थी, ऐसा लगता था कि ये शहर कभी बच पाएगा, नहीं बचा। इस शहर के अस्तित्व पे संकट के बादल मंडरा रहे थे। तो इसकी सुरक्षा के लिए आज ये शहर आपको दोनों तरफ आरसीसी वॉल जो दिखाई देती है, इस शहर को किले के रूप में बदलने का काम अगर किसी सरकार ने किया, तो कांग्रेस की सरकार ने किया। क्या आप राष्ट्रीय स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे या पार्टी के राष्ट्रीय मुद्दों पर? मेन फोकस तो हमारा स्थानीय मुद्दों पर रहेगा, क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर इसलिए रहेगा क्योंकि 26 साल गुजरने के बाद भी आप देख सकते हैं कि हमारा नौजवान पलायन को मजबूर है, पहाड़ का पानी जवानी काम नहीं आ रहा है। तो इस पर हमें केंद्रित होकर काम करना है, क्योंकि आज तक जो भी विधायक हैं या जो आएंगे या जो लड़ेंगे, वो कोई विजन लेके नहीं आते हैं। हमारा विजन स्पष्ट है कि, बल्कि अब हमारा जो घोषणा पत्र आएगा उसमें भी होगा कि प्रत्येक जिन परिवार में रोजगार नहीं है, खैर मैं अभी इतनी बड़ी बात नहीं करूँ, लेकिन मैं अपना विजन आपके पास रखना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारा उच्च हिमालय क्षेत्र, अपना टकनौर क्षेत्र है, झाला, जसपुर, धराली, अपना मल्ला, लाटा, सैंज, कुमाल्टी, चिलंग, पिलंग, ये जो उच्च हिमालय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर हम जिस तरह से हर्षिल में हिमाचल की तर्ज पर सेब की बागवानी, नाशपाती, और ये हमारा राजमा, आलू, चौलाई, मारछा, इसको उत्पादन को बढ़ावा करें कि क्लस्टर, महिलाओं के समूह बनाकर, क्लस्टर बनाकर उनको उनकी आजीविका से जोड़ा जाए, और इसको जैविक रूप से प्रोत्साहित किया जाए। और मेरा तो अपना मानना है कि हम छोटी छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर लगाएंगे, ताकि जो हमारे लोग हैं यहीं पर वो अपने आलू के चिप्स बना सकें, यहीं पर अपने जूस बना सकें, यहीं पे अपने मौसमी का, और जो हमारे सेब की जाम, जेली, चटनी होती है, इस तरह से। और जो ये हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये जो हमारा निचला क्षेत्र है, उत्तरकाशी शहर, बाड़ागड्डी, बरसाली, बंदारचू, धनारी, ये जो छिमातली, ये जो ऊपरी कोट भरानगो, ये जो हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम चाहते हैं कि इसमें माल्टा बहुत हो सकता है, माल्टा की पैदाइश अत्यधिक होगी। माल्टा, नींबू, खुमानी, संतरा, केले, इस तरह के हम इसको एक फल पट्टी के रूप में विकसित करेंगे, और महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ क्लस्टर बनाकर उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करेंगे, जिससे कि पलायन पर भी अंकुश लग सके। दूसरा, शिक्षा की यहाँ पर बदहाल स्थिति है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अस्पताल तो रेफर सेंटर बन गया है, क्या कहें। जी रमन जी। अगर आप 2027 में चुने जाते हैं, तो आपके पहले 100 दिनों में 3 सबसे बड़े काम क्या होंगे? पहले 100 दिनों में जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, आप तो 3 गए, हम कहीं बता सकते हैं। हमारे पास एक विजन है
सबसे पहले जब हम जो हमारा जो ये टिहरी रियासत थी, जब इसका विलय गणराज्य भारत भारत सरकार में हुआ, तब हमारे हक हुकूक की बात की गई थी। लेकिन आज वो हक हुकूक कहीं खो गए हैं, उनकी अनदेखी की जा रही है। जो जैसे कि यहाँ पर जो हमारा आदमी, जो गरीब आदमी, जो पहाड़ का आदमी मकान बनाता है तो उसको इमारती लकड़ी चाहिए, उनको देवदार के पेड़ चाहिए, चीड़ के पेड़ चाहिए। और जो वन संपदा है उस पर हमारे अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है, उसमें हमें अधिकार और शिथिलता बरतनी चाहिए। तो एक तो काम हम ये करेंगे कि हकूकों के लिए। दूसरा, जो जंगली जानवर हमारे यहाँ पर फसलों को तहस नहस कर देते, बर्बाद कर रहे हैं, और जंगली जानवरों को आतंक, कई लोग हमारे भटवाड़ी क्षेत्र में लगा लो, गाजना क्षेत्र में कई लोगों को बाघ ने, भालुओं ने घायल कर दिया। इस पर अंकुश लगाने में ये सरकार, वन विभाग नाकाम है। और ऐसा भी सुनने में आता है कि जो भालू और ये जो बंदर है, ये बाहरी यूपी और बाहरी राज्यों से लाकर यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। इसका भी विरोध करेंगे और इसके लिए एक ठोस नीति लाएंगे। और जनता की सुरक्षा के लिए जो आवश्यक सुधार होंगे, उन कानूनों में परिवर्तन करेंगे। अगले 5 वर्षों में आप अपने चुनाव क्षेत्र को कहाँ देखते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के संदर्भ में? मेरा तो सबसे पहले ये मानना है कि शिक्षा के लिए जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा अगर आपकी मजबूत नहीं है, जिस मकान की बुनियाद मजबूत नहीं होगी, वो मकान का अंजाम क्या होगा आप सब जानते हैं। तो उसको हम, जो प्राइमरी और बुनियादी शिक्षा है, उसको मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। मैं खुद मॉनिटरिंग करूंगा जो स्कूलों की, उनके, क्योंकि हमारी जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, शिक्षा पर इनका बहुत कम फोकस है। आप बजट देखेंगे तो बजट में भी हमारा सरकार का नगण्य योगदान है। शिक्षा के बजट को बढ़ाया जाना चाहिए, स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य अगर होगा तो तभी यहाँ पर पलायन रुकेगा, वरना पलायन रोकने की बात एक पूरी घोषणा है जो ये 25-26 सालों से आप देखते आ रहे होंगे। कोई एक काम जो आप वर्तमान सरकार से चाहते हो कि उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए? हम तो ये कह रहे हैं कि जो सरकार, उत्तराखंड की जो सरकार है, जब यहाँ पर चुनाव में पिछली बार नितिन गडकरी जी आए थे, तो माननीय गडकरी जी ने भी घोषणा की थी कि जो ये उत्तरकाशी लोहरनाथ वाला प्रोजेक्ट है 600 किलोवाट का, इसको हम खोलेंगे। लेकिन बहुत चिंता और दुख की बात है कि आज यही सरकार, भाजपा की नाकाम सरकार, इस प्रोजेक्ट को बंद कर रही है और 30 करोड़ में इसको बंद करने का ठेका दिया गया। हमने तो बार बार ये भी कहा है कि जिस तरह से वो जो टनल है 80% काम हो रहा है, उन टनलों का उपयोग आप, क्योंकि हम सामरिक दृष्टिकोण से चाइना बॉर्डर पे, उनका उपयोग आप हथियारों को रखने के लिए कर सकते हैं। और जब कभी जो भारी बाहर से जो सड़क है हमारी बिहार की, वो टूट जाए तो वैकल्पिक मोटर मार्ग के रूप में उनका हम यूज कर सकते हैं। तो मेरी तो पहली प्राथमिकता यही है कि जो जो हमारे लोहरनाथ वाला प्रोजेक्ट है, इनको पूरा सुचारू किया जाए और जो इको है, इसके मानकों में शिथिलता की जाए और छूट दी जाए। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सत्ता या सेवा? बहुत बढ़िया सवाल। सेवा हम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे। आज हम विपक्ष के रूप में सेवा कर रहे हैं और मजबूत विपक्ष के रूप में सेवा कर रहे हैं। और जब सत्ता में आएंगे, सरकार में आएंगे, तो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो नीतिगत फैसले होते हैं, जो जनता के कल्याण की कार्य होते हैं, उनको जनता के द्वार तक ले जाने का काम करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक जनता को सरकार की योजना को लाभ मिले, ये मेरी प्राथमिकता होगी। युवाओं के लिए रोजगार देने के लिए आपके पास क्या ठोस योजना है? युवाओं को रोजगार देने के लिए हमारे यहाँ पर जो हमारे जल संसाधन हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं हम। जो यहाँ पे हमारे वन संसाधन है, जो जड़ी बूटी है, इनका उपयोग कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ पर फल फ्रूट होते हैं, सेब होते हैं, और जो हमारे ये राजमा, चौलाई, मार्चा आदि, आलू, जो इस तरह की नकदी फसलें हैं, टमाटर हो गया, तो इसका हम छोटे छोटे, सरकार की सहायता से छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाकर लोगों के, युवाओं के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना है, इस योजना के अंतर्गत सबसे बड़ी खामी है कि अगर आप 200 किलोवाट का प्लांट प्रोजेक्ट लगाते हैं तो सरकार
कहते हैं कि भाई 200 किलोवाट का प्रोजेक्ट 1 करोड़ रुपए में लगता है, लेकिन जब उस प्रोजेक्ट को लेकर बैंक में जाओ तो बैंक कहता है जी हमें 2 करोड़ की प्रॉपर्टी चाहिए, आप प्रॉपर्टी मोर्गेज करो। हमारा उत्तराखंड का गरीब युवा बेरोजगार 2 करोड़ की प्रॉपर्टी मोर्गेज करने के लिए कहाँ से लाएगा? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। इस तरह के जो नियम बनाए गए हैं कि युवाओं को रोजगार न मिले, इन इन मानकों को हम हटाएंगे, क्योंकि सरकार ने प्रैक्टिकल भी कर दिया है कि भाई जो सोलर प्लांट लग रहे हैं वो अपनी किस्त उठा रहे हैं, बैंक का कोई रिस्क नहीं है। सरकार को इसका थोड़ा बहुत रिस्क उठाना चाहिए और युवाओं को इसमें छूट देनी चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न सर, उत्तरकाशी के कई गांवों में हो रहे पलायन को रोकने के लिए और स्थानीय स्तर पर होम स्टे स्वरोजगार को कैसे बढ़ावा देंगे आप? अब होम स्टे की बात आप कर रहे हैं, उत्तरकाशी से 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर अपना ये जो ऊपरी कोट भ्राण गांव वाला क्षेत्र है, निस्मोर ज्ञानजा साल्ड वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ सामने डांग पोखरी गांव, वहाँ रोड नहीं है। ये अपने शिवना गांव 2 किलोमीटर पे ये सड़क नहीं है, पुल नहीं है। और होम स्टे योजना की बात करें, ऊपर से आपने एक रजिस्ट्रेशन का कर दिया कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप इतना जुर्माना लगेगा। ये मतलब आप चाहते नहीं, आप केवल कोरी घोषणाएं और कोरी बातें, हवाई बातें करते हैं, झूठ कहते हैं, बरगलाते हैं, और आप नहीं चाहते कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। तो मैं इन सब बंदियों को, पाबंदियों को हटाने का काम करूंगा और वास्तविक रूप से युवाओं की मदद करूंगा, उनको रोजगार देने के, उनके हाथों को सक्षम और मजबूत करेंगे। क्या आप मानते हैं कि गंगोत्री की जीत सरकार की चाबी है? इस बड़ी जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, ये तो एक मिथक वाली बात है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह से पिछले 10 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये जो यहाँ पर गंगोत्री का विकास ठप हुआ है, यहाँ पर महंगाई बेरोजगारी अपने चरम पर है, और जिस तरह से हम लोग गांव में जा रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं, मुल्क में लोगों से मिल रहे हैं, माताओं बहनों से मिल रहे हैं, तो लोग बहुत परेशान हैं। और आपने देखा होगा कि हमारा जो गरीब आदमी है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए देहरादून भेजता है, लेकिन वो 4-4 5-5 बार पेपर दे रहा है, पेपर लीक हो जाते हैं। वो बेचारे अपने पेट पर बेल्ट बांधकर या अपने पेट को मारकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर्जा कर रहे हैं, और दिन रात खेती बाड़ी मुनकपाली कर रहे हैं, तब जाके बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन उनके बच्चों के साथ इस भाजपा सरकार में छलावा हो रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। धराली आपदा को आज सर 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन स्थिति मौके पर जस की तस है। लोग परेशान हैं, ठीक, लेकिन सरकार कोई भी प्रक्रिया देने के लिए तैयार। इस पर आपकी क्या राय है? बहुत ठीक सवाल किया रमन जी आपने। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जब ये आपदा आई थी तो उसके तत्काल बाद हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रीतम जी, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष माननीय गणेश गोंदियाल जी, हमारे CLP लीडर माननीय यशपाल आर्य जी भी वहाँ पर आए। मैं और वहाँ हमने राहत सामग्री भी बांटी थी, और मैं कई बार खुद भी वहाँ गया हूँ। और इसके साथ ही अभी कुछ दिन पहले ही, 4-5 रोज पहले, माननीय हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हरीश रावत जी भी आए थे। लेकिन आज बहुत दुख होता है कि जब मैंने वहाँ देखा कि 9 महीने होने के बावजूद भी यहाँ पर एक कट्टा तक सीमेंट नहीं लगा, तो आप सुनिए कि धराली के लोगों के साथ कैसा इनको बरगलाया, कैसे इनको बहकाया जा रहा है, कैसे इनको बेवकूफ बनाने का काम सरकार कर रही है। और मैं इस सरकार के विरोध में हम कहना चाहते हैं कि अगर धराली की अनदेखी की गई तो हम इस सरकार की चूल्हे हिलाने का काम करेंगे। हमने जब यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए थे, नाच गाने के इनके कार्यक्रम बराबर चल रहे हैं, लेकिन आप जब पीड़ितों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हमने उस कार्यक्रम का विरोध किया और मैंने उनको काले झंडे दिखाए और गिरफ्तारी भी दी थी। सर, सबसे एक बड़ा सवाल ये भी रहा है, जिला अस्पताल उत्तरकाशी के दूर दराज क्षेत्र जैसे भरसिल भटवाड़ी में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और इमरजेंसी सेवाओं की कमी, आप इसे कैसे दूर करेंगे? आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं? ये देखो, जब जिला मुख्यालय में एकमात्र अस्पताल वही रेफर सेंटर है, तो आप भटवाड़ी या डुंडा गाड़ने की बात करेंगे। आज इस गंगोत्री विधानसभा में कोई बोलने वाला नहीं है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जो हमारे SDM डुंडा है वो जिला मुख्यालय में बैठते हैं, SDM भटवाड़ी वो जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में बैठते हैं। यहाँ जिला मुख्यालय में मौज काट रहे हैं, और जबकि डुंडा SDM के पास तो आपका चिन्याली ब्लॉक भी है और डुंडा ब्लॉक भी है। उधर दूरस्थ क्षेत्र हमारा पिछड़ा क्षेत्र गाजना भी है। भटवाड़ी की स्थिति आप देख सकते हैं, 12-13 से जब से वो भूस्खलन वो जस की तस स्थिति है। भटवाड़ी की ये सरकार 10 साल हो रहे हैं, इनको कोई सुध नहीं ली। ये जनता को गुमराह करने के अलावा इन पर कोई काम ही नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल बेहाल बदहाल है।
सर वही मैं पूछ रहा हूँ कि आप इसको कैसे दूर करेंगे? हम इसको इस तरह से दूर करेंगे कि जैसे जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने बौन में बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाने का काम किया, और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होगा, मेडिकल की पढ़ाई होगी तो बाहर से डॉक्टर भी आएंगे, लोगों को बढ़िया इलाज और सुविधाएं मिलेंगी। ये हमारा प्रयास होगा। सर जैसे यहाँ पर हाईवे चौड़ीकरण का काम चल रहा है, हमने देखा हजारों पेड़ों की काटने की बात चल रही है, जो अपने स्थानीय विरोध रहा है। जो क्या अपने आपके पास वनीकरण का कोई ठोस योजना है? जो अपने पर्यावरण प्रेमी थे और जो हमारे स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, हमने भी उनका समर्थन किया था। और आज जहाँ 3000 पेड़ कटने थे, अब वो संख्या घटकर सीमित हो, बहुत कम सीमित हो गई। और हमारा जो सुझाव था उस पर अमल हो रहा है कि भाई उस सड़क को उतना ही काटा जाए जितने में कि 2 बस चल सके और यात्रा सुगम और सरल हो सके। सर पिछले 10 वर्षों से लगातार ये समस्याएं रही हैं, जैसे पार्किंग की हो या आपदा राहत की, उन्हें आप अगले 5 साल में कैसे बदलेंगे? आपदा राहत का तो जो एक स्टैंडर्ड और फुल प्रूफ मॉडल है जो माननीय हरीश राव जी ने लाया था केदारनाथ की आपदा में, वही लागू होना चाहिए। और दूसरा जो पार्किंग की बात आप करें, ये तिलोथ पावर हाउस के पीछे कुछ जमीन है, ऐसे ही जोशियाड़ा में जो दीवार लगने के बाद जमीन बनी है, इधर ज्ञानसू में भी सिंचाई विभाग के पास गैस गोदाम के नीचे है, बस अड्डे में उधर रिक्शा डिपो के पास है, तो जो ये जगह हमारे पास है इनको भी हम डेवलप करने का काम करेंगे। सर मेरा अंतिम सवाल आपसे एक ये होगा कि आप सरकार पर इतने आरोप लगा रहे हैं, 12 से 17 में कांग्रेस भी सत्ता में रही, तो आप अपने कोई प्रमुख कार्य बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने रमन जी। 12 से 17 में आप देख सकते हैं कि हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय विजय भगवाना जी से बार बार अनुरोध किया, और ये जो क्षेत्र आज ओबीसी हुआ इस कारण हमारे गंगोत्री विधानसभा में कई बच्चे बड़े अधिकारी बने हैं, कोई सेना में गए हैं, कोई पीसीएस में निकले हैं। मतलब अच्छी तादाद में ओबीसी का फायदा हमारे बच्चों को मिला और आज वो रोजगार पे हैं, तो ये सब इस ओबीसी के कारण संभव हो पाया। दूसरा, हमने बीटेक कॉलेज हमारी सरकार ने यहाँ पर खोला। तीसरा, हमारी सरकार ने, चाहे वो पॉलिटेक्निक धनारी में हो, गाजना में हो, जो दोनों आज बंदी के कगार पर हैं, गाजना का तो बंदी हो चुका है, और हमारी सरकार गाजना उप तहसील कांग्रेस की उपलब्धि है, भटवाड़ी उप तहसील कांग्रेस की उपलब्धि है। ऐसे बहुत, और गरीबों का इलाज कराना, आर्थिक सहायता, और ये लगभग मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद से कम 500 लोग 4 धाम यात्रा हमारी सरकार ने कराई थी। इस तरह के और तमाम ये जो पेंशन है, वृद्ध पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, परित्यागता पेंशन, मेरा धन, मेरा वृक्ष मेरा धन, मेरा गांव मेरी सड़क, तमाम ऐसे जन कल्याणकारी कार्य थे जो हमारी सरकार ने किए थे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद रमन जी, मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।